फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ठंडे रखने क्यों ज़रूरी हैं और इन्हें कैसे ठंडा रखें और इनकी थर्मल इमेजिंग और फैंस, हीट सिंक, हीट टिप पाइप्स, लिक्विड कूलिंग पाइप्स और CFD कूलिंग सिमुलेशन। तो सबसे पहले हम एक थर्मल इमेजिंग देख लेते हैं किसी डिवाइस की, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें है क्या, ये पार्ट्स हीट हो रहे हैं, तो इनमें जो हीट को आप लाइंस जो हैं, इन लाइंस को आप हीट के रूप में देख सकते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं और ये ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हैं, ये हमारा थर्मल हीटिंग है जो डिवाइस के अंदर लगे कंपोनेंट से निकल रही है और हमारे ये कट पॉइंट से बाहर निकल रही है। अगर ये जो डिवाइस में लगे हुए हैं, अगर ये डिवाइस इससे ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलते हैं टॉपिक पे। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या PCBs होती हैं, वो हमारी इस तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं। पहला है हमारा कैपेसिटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और हमारा दूसरा है नॉन पोलर कैपेसिटर, और डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर्स और LED डायोड। इनसे मिलकर के हमारी हर PCB और हर डिवाइस के अंदर लगे हुए जो हमारे पावर सप्लाईज होते हैं, इनमें इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हमारा एक सर्किट, जो एक सिंपल सर्किट है जिसमें मैंने एक 9 वोल्ट की बैटरी ली हुई है और एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और एक LED लगाया हुआ है। तो इसमें जो बैटरी है ये एनर्जी सोर्स है, इससे हमें करंट सोर्स है जिससे हमें LED को जलाना है या कहें कि इमिट करना है, और ये रेजिस्टेंस लगाया है LED के प्रोटेक्शन के लिए। इससे होता क्या है, जब इससे कोई करंट फ्लो होता है तो ये रेजिस्टेंस उस करंट का विरोध करता है, और जिस कैपेसिटी का होता है उस कैपेसिटी का जो रेजिस्टेंस होता है उसके आगे एक रिडक्सिंग करंट जो होता है वो फ्लो होता है। उस रेजिस्टेंस को इस हिसाब से यूज किया जाता है कि हमारा LED ख़राब ना हो। जिस क्वांटिटी की हमें इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है उसी हिसाब से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस को ना लगाएं तो क्या होगा। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा फिगर है, इस फिगर में हमने LED में रेजिस्टेंस को हटा दिया है और हमारा जो LED बल्ब है वो फ्यूज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। वो क्यों हो गया है, तो आपको एक पुराने सर्किट में फिर से समझना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें करंट फ्लो बह रहा होता है जिसको बोलते हैं विद्युत धारा, वो इसमें प्रवाहित हो रही होती है। तो इसके लिए हमें दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा 340 ओम है और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, और इसको जितनी करंट की ज़रूरत होती है वो होता है 0.02 एम्स। LED मैक्सिमम करंट 0.02 एम्स। अगर इससे ज़्यादा आप करंट फ्लो करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो दैन LEDs कैन हैंडल। जो LED जो करंट को हैंडल कर सकता है वो 0.02 एम्स है। और अगर हम ये रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो इस वाले डायग्राम पे टोटल रेजिस्टेंस जो है, बैटरी का रेजिस्टेंस कितना था, 0.004 ओम्स। तो क्या होगा, इस पे जो फुली जो हमारा करंट है, पूरा करंट इसके फिलामेंट में से होके गुजर जाएगा। और जब करंट किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसमें हीटिंग होती है, तो जो हीटिंग होगी वो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की धारा होगी कि वो ओवर हीटिंग को जो है रोक नहीं पाएगा, सह नहीं सकता है उतनी ज़्यादा ओवर हीटिंग को। इस वजह से वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें जो टोटली एम्पियर करंट जो फ्लो हो गया वो 0.50 एम्स था, जबकि इसको चाहिए था 0.02 एम्स। इससे ज़्यादा है, इसलिए हमारा ये ख़राब हो गया। बल्कि जो हमारा ये प्रॉपर सर्किट था ये पूरा प्रॉपर वर्कआउट कर रहा था। बात करते हैं LED के अंदर के मटेरियल की। तो इसमें क्या होता है, एक एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। उन दोनों के बीच में एक पतला सा वायर जो रखा होता है। LED के अंदर का पार्ट बहुत ही पतला पार्ट होता है। ये इतनी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है जितनी एनर्जी उसमें हमने। तो जो इसका जो ये फिलामेंट होता है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट की जो बहुत ही कम मात्रा होती है उसको ये झेल सकता है, सह सकता है। और अगर उससे ज़्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे तो ये बर्न आउट हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये 3 तरह की केबलें ली हैं। इनकी जो मोटाई होती है, इन मोटाई पर निर्भर करता है इनमें फ्लो होना वाला करंट।
जितना ही मोटा वायर लेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को वो फ्लो करा पाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो हमारा एलईडी का जो इंटरनल जो फिलामेंट है वो बहुत ही पतला होता है, इसलिए उसमें उतनी ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कराएंगे तो वो वहाँ से फ्यूज हो जाता है। आप समझते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। समझ लीजिए कि जैसे हमारे ये दोनों वायर्स हैं, इन पे ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जबकि ये हमारे पाइप हैं, इनके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, पानी का फोर्स है। तो अगर मैंने इस पर कोई बीच में प्रेशर को रोकने के लिए अगर बीच में कोई चीज़ लगा दी है तो जिसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। वैसे ही प्रेशर को डाउन करने के लिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर को डाउन करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जितनी हमें मात्रा में करंट चाहिए होता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं अगले फोटोज में। जैसे मैं यहाँ पर एक किंग यानी मोड़ लगा दूँ, उसके बाद इस पर जो फ्लो होने वाला आप वाटर देख रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इस तरह को मान लीजिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस है एक किंग की तरह काम करता है, एक मोड़ की तरह काम करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो लो हो जाता है। जो जैसे ये हमारी टंकी है, इस पर ये प्रेशर पाइप लगा है, तो इस तरह से हमारा सेल होता है। सेल के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको हम प्रेशर की तरह मान सकते हैं कि जो इसका वोल्टेज होता है वो प्रेशर की तरह ही काम करता है। वो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो के लिए प्रेशराइज करता है, उनको करंट फ्लो के लिए प्रेशराइज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे ही जैसे कि किसी टंकी में पानी भरा होता है और उस पर एक प्रेशर पाइप लगा होता है, जिसके प्रेशर जेट को खोलने से तुरंत प्रेशर से पानी बाहर निकलने लगता है। तो जो इसका लेवल है, पानी का जो लेवल है, उस पर प्रेशर का प्रभाव पड़ रहा है। जितना ज़्यादा लेवल ऊंचा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। वैसे ही वोल्टेज होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा प्रेशर। जैसे स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, अगर मैं इसका प्रेशर जो नापना है तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करूँगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। वैसे ही प्रेशर ड्रॉप करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए रेजिस्टेंस को लगाते हैं। इसका जो लेकिन जो पानी का जो प्रेशर होता है उसको डाउन करने के लिए किंग का इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ का प्रेशर जो है यहाँ के प्रेशर से कम है, यानी प्रेशर ड्रॉप हुआ। ऐसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अगर हम एक बैटरी लें और एक रेजिस्टेंस लें और एक एलईडी लें, उसको इस तरह के सर्किट डायग्राम के रूप में हम उसको सेट करें, तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस के पहले का जो वोल्टेज है और हमारा जो रेजिस्टेंस के बाद का जो वोल्टेज है, अगर हम उन दोनों वोल्टेज का कैलकुलेशन करने के बाद अगर हम दोनों को नापें तो हमारा माप जो है वो टोटल योग के बराबर हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज जो है वो 6.8 वोल्ट है, लेकिन जो हमारा एलईडी पे जो फ्लो करंट हो रहा है, जो फ्लो वोल्टेज है वो हमारा 2.2 वोल्ट है। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस का जो पहले का जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस का जो बाद का वोल्टेज है, अगर उन दोनों को जोड़ दें तो हमारा बैटरी का वोल्टेज हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जैसे कि हमारा किंग के बीच में किंग लगा देते हैं और किंग और के पहले और बाद के प्रेशर को अगर जोड़ दें तो हमारा टंकी के प्रेशर का हमें अंदाजा हो जाता है। वैसे ही अब देखते हैं, मान लिया हमारा ये एक कॉपर वायर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और एक एटम्स जो हमारा ये आप देख रहे हैं, हमारा ये एक एटम्स है। इसके अंदर जो ये आप बीच में देख रहे हैं ये हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जो पीले कलर और रेड कलर से मैंने शो कराए हैं। और जो आप ग्रीन कलर के जो ये आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की कक्षा में अकेला है। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे धातुओं या किसी चालक में हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो पाता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यानी चालन नहीं होगा। आप जो ये एटम्स देख रहे हैं, सारे एटम्स में यहाँ पर मैंने 7 एटम्स दिखाए हैं आपको स्क्रीन पे। इन 7 एटम्स में हर एटम्स में एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये ढेर सारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसमें चालन के लिए उपयुक्त होंगे। तो जितना ज़्यादा मोटा वायर लेंगे उतने ज़्यादा ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन के लिए यूज में आएंगे, उतनी ज़्यादा इस पर करंट फ्लो कर सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट फ्लो का, वो यही है कि जितनी ज़्यादा मोटा वायर लेंगे उतना ज़्यादा उस पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाएंगे और हमारा करंट फ्लो होगा। अगर इसी कॉपर वायर को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके हमारी जो निगेटिव टर्मिनल्स होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के लिए चलने लगती है और हमारा कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है, प्रेशर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। और हमारा जैसे पाइप में से पानी बहने के लिए प्रेशर उनको फोर्स करता है पानी के कणों को, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है किसी कंडक्टर से प्रवाहित होने के लिए।
और इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं और हमारा चालन शुरू हो जाता है। अब ये हमारा कॉपर वायर है और इसमें हमने लगाया हुआ है एक रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या होता है, इस पर ये कुछ कण होते हैं जो एक सिंक जो किंक होती है उसकी तरह काम करते हैं। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं ये बार बार इन पॉइंट्स पे टकराते हैं। तो जितनी बार इन पॉइंट पे टकराएंगे तो जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, यहाँ जहाँ जहाँ पे टकराएंगे वहाँ पर ये स्पार्क बनेगा और एक स्पार्क जब होता है तो कणों को गर्म करता है। जो जितनी बार ये कण आपस में टकराएंगे इन कणों से, जितने बार ये इलेक्ट्रॉन्स इस टकराते हैं तो इस पर हमारा हीटिंग बनने लगती है। इसी के आधार पर हमारा जो वोल्टेज होता है इस पर टकरा के जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा देरी से पहुँचते हैं, कम पहुँच पाते हैं, मात्रा उनकी कम हो जाती है। कुछ यहीं पे टकरा के घूमते रहते हैं और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पार करते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ का जो फ्लो होता है और यहाँ के फ्लो में अंतर हो जाता है। यहाँ का फ्लो हमारा ज़्यादा होता है और डिस्टेंस के बाद का फ्लो हमारा कम हो जाता है। इस तरह से हमको यहाँ से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। इस तरह से हम ये जो पॉइंट्स आप देख रहे थे इनको इलेक्ट्रॉन कोलिनियस कह सकते हैं और जो हमारा जिसके कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर कोलाइनियस करने लगते हैं, कोलाइडीकरणों के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं और इस पर जितनी बार टकराएंगे उतनी ज़्यादा इस पर हीट बनेगी। तो ये बार का बैंड देख रहे हैं, मैंने इसको एनर्जी लेवल यानी हीट को दर्शाया है। तो जो इनकी एनर्जी होगी वो बदल जाएगी हीट में। इस तरह से जब हम कोई बैटरी से किसी रजिस्टर और एलईडी को कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर का जो करंट यहाँ से बहता है वो रजिस्टर पे कुछ मात्रा हीट के रूप में ख़राब होने लगती है और यहाँ आगे फ्लो जो होता है वो धीमा हो जाता है और हमारा एलईडी जो होता है प्रोटेक्टेड रूप से ग्लो करता रहता है और हमारा एलईडी ख़राब होने से बच जाता है। अब देखते हैं थर्मल इमेज और हमारा स्टैंडर्ड इमेज, दोनों को देखते हैं। हमारा रजिस्टेंस है जिसको मैंने 9 वोल्ट की बैटरी से दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट किए हुए हैं और किस तरह से हमारा वोल्टेज जो हमारा इस पर हीट जो हो रही है वो हीट करीब 45-46 डिग्री तक ये हीट हो जाता है। हर कंपोनेंट की अपनी अपनी हीट की एक सीमा तक हीट को एक सीमा तक सह सकता है और उसका एक ऑपरेटिंग हीट होती है, हीट टेम्परेचर, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। मैक्सिमम हीट टेम्परेचर इसको बोलते हैं। शायद आप लोग इसको जानते हो, ये हमारी बेंच पावर सप्लाई है, चीप क्वालिटी वाली। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आपके पास कोई इन्वर्टर होगा, उस पर आपने इस तरह के कुछ कंपोनेंट देखे होंगे जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे 2 मॉसफेट हैं, यानी मॉसफेट ट्रांजिस्टर है हमारे 2 और 2 एक हीट सिंक ये है जिस पे ये 2 लगे हुए हैं, एक पीछे साइड हीट सिंक है उसमें भी 2 लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए पीछे साइड भी ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं और ये हमारी हीट सिंक है। तो मैं ये हीट सिंक खोल लिया, मैंने हीट सिंक को खोल के अलग कर दिया है और मॉसफेट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। अब इसकी थर्मल हीटिंग की जो है स्कैनिंग करेंगे। तो ये लगाए क्यों जाते हैं, ये हीट सिंक इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारे जो मॉसफेट होते हैं, हमारा कोई भी कंपोनेंट होता है वो हीट करता है और जो ज़्यादा हीट करते हैं उनको ठंडा करने के लिए हमें इस तरह के हीट सिंक्स या दूसरे हमारे जो उपयोगी मटेरियल्स होते हैं उनको लगाना पड़ता है। तो मैं इनकी थर्मल स्कैनिंग आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस पर एक हाई एम्पियर की एक मोटर को ऑन करने वाला हूँ इसके थ्रू, जिसपे ये 22 वोल्ट की इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ और हमारा 12.3 एम्पियर की ये सप्लाई उठा रही है मोटर हमारी और ये अच्छे से रनअप कर रही है। लेकिन जब हम इतनी हाई एम्पियर की जब इससे करंट को निकालते हैं तो हमारे जो मॉसफेट लगे होते हैं वो हीटिंग करते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थर्मल इमेजिंग। तो जब हमारा इस पर हीट सिंक नहीं लगा हुआ है तो इसका टेम्परेचर जो है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से पहुंच जाता है इसी को ठंडा करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा ये ओवर हीट हो जाएगा तो ये हमारे जल जाएंगे। तो इसी को ठंडा करने के लिए हम लोग हीट सिंक का यूज। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव ए थर्मल लिमिट। सभी कंपोनेंट्स की एक बहुत हर कंपोनेंट की एक हीट सहने की क्षमता होती है, मैक्सिमम थर्मल लिमिट जो होती है। उसके आगे अगर वो कोई चीज़ हीट होती है तो जब आप मॉसफेट देख रहे हैं, ये हमारा मॉसफेट ख़राब हो गया है, इससे धुआं जैसा निकल गया है। आप स्क्रीन पे जो ये कंपोनेंट देख रहे हैं शायद इसको जानते हो, ये हमारा फ्यूज होता है। फ्यूज के अंदर एक करंट हीटेड एलिमेंट्स होता है जिसकी एक लिमिट होती है, जितनी कैपेसिटी का होगा। जैसे मान लो 10 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है,
उससे ज़्यादा अगर आप करंट उस पर फ्लो कराओगे तो वो ओवर हीट की वजह से हमारा कुछ इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो एलिमेंट्स जो हमारा है ये जल गया है, लेकिन इसके जलने की वजह से हमारा जो आगे के जो कंपोनेंट के सर्किट से वो ख़राब होने से बच गए हैं, और हम ये फ्यूज को हटा करके इसकी जगह दूसरा फ्यूज लगा करके हम अपने सर्किट को दोबारा से यूज में ले सकते हैं। आप देखते हैं IGBT ट्रांजिस्टर, तो ये हमारा एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर हमारे सारे ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑन होता है, फिर इस तरह से दोनों, जब ये ऑन होगा तब ये वाला ऑन होगा, ये ऑन होगा तब ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तब ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तब ये ऑन होगा। इस तरह से इनकी कंट्रोलिंग जो है चलती रहती है। तो ये 3 फेज कंट्रोलर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो हीट के रूप में फैलती रहती है। अगर उस हीट को किसी तरह से ठंडा ना किया जाए, इन कंपोनेंट को ठंडा कर ना रखा जाए, तो ये ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इनमें हाई एम्पियर्स करंट का फ्लो हो रहा होता है। उस सीमा को अगर पार कर जाएंगे तो हमारा जो IGBT है वो थर्मल हीट के कारण से ख़राब हो जाएंगे, और हमारा जो कंपोनेंट लगे हैं वो सर्किट बोर्ड में से इस तरह के हो जाएंगे। इनको ओवर हीट होने से बचाने के लिए हम एग्जॉस्टर फैन का यूज करते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उस इंक्रीज टेम्परेचर को एयर के साथ ये एब्जॉर्ब करता रहता है और बाहर निकालता रहता है। जैसा उसका नाम है एग्जॉस्टर, वैसे ही वो गर्म हवा को बाहर निकालता है, इसलिए उसका नाम इस तरह से रखा गया है, और ये इसकी हीट को रिमूव करता रहता है। हम किस तरह से थर्मल एनर्जी यानी जो हमारा हीट होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कैसे हटाएं, उसके लिए जो हमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जो हमारा रजिस्टेंस पे जो हीट होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हीट होता है, उसके लिए एडिशनल कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कूल करने के लिए हम कोई एडिशनल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं ठंडा रखने के लिए। लेकिन अगर हम ढेर सारे LEDs का यूज़ करें जो हमारे किसी सर्किट बोर्ड में लगे हैं और वो सर्किट बोर्ड किसी बंद कवर के अंदर है, तो हमें इनकी हीट को एब्जॉर्ब करने की निकालने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग एक एग्जॉस्टर फैन का यूज़ करेंगे। हमारे PC कंप्यूटर और मदरबोर्ड और हमारे इस तरह के डिवाइसेस होते हैं, इन्वर्टर, पावर सप्लाई और ये सारी तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन सब में हमारा जो स्टैंडर्ड मेथड के कूलिंग है उनका यूज किया जाता है। अगर किसी कंपोनेंट का जो हमारा डिज़ाइन है, हमारे डिवाइस का डिज़ाइन है, अगर वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किया गया है तो हम उसके हीट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपने हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको इधर उधर फिक्स किया होता है, तो जो इनकी जो ओवर जो हीट कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, अगर उनको ढंग से डिज़ाइन नहीं किया तो उनकी हीट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिज़ाइन बहुत ज़रूरी होता है हमारा हीटिंग को बचाने के लिए। सबसे पहला है हमारा IGBT ट्रांजिस्टर या केवल ट्रांजिस्टर। उसको हीट से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर हीटेड पेस्ट और हीट सिंक का यूज करते हैं, और हीट सिंक को पंखे की फैन की एग्जॉस्टर फैन की सहायता से ठंडा रखते हैं। हीट सिंक जो होती है एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम की बनी होती है। मैंने आपको हीट सिंक दिखा भी दी है। ये इसकी थर्मल स्कैनिंग है। इसका जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, रिमूव करने की कैपेसिटी होती है, वो एयर से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इनको कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि दोनों जो हमारे हीट सिंक के जो कवरेट हैं वो अंदर की तरफ रहें और आसानी से इनसे एयर को पूरी तरह से फ़ैन की मदद से निकाला जा सके। थर्मल इमेज को भी देख लेते हैं किस तरह से हमारे कंपोनेंट हीट होते हैं, और उनको बाहर निकालने के लिए मैंने जो बाहर निकलती हुई जो एयर है उसको मैंने बैंगनी कलर के रंग से दिखाया है, और जो ओवर हीटेड है उनको पीले रंग से दिखाया हुआ है। दूसरा है हमारा हीट पाइप। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर वगैरह के, कंप्यूटर, PC और लैपटॉप के मदरबोर्ड की चारों तरफ फैलाई गई वायरिंग के रूप में किया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें जो हीट सोर्स होता है, CPU के जो कोर्स होते हैं वहाँ पर इसको एडिशनल किया जाता है। उसके बाद जो इसके गर्म होने से जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड हमारा धीरे धीरे गर्म होने लगता है भाप के रूप में, और ये विंग के वजह से बाहर नहीं निकल पाता है और इस पाइप में से होकर के फ़ैन के सामने आ जाता है। फ़ैन चलने की वजह से यहाँ का जो एरिया होता है वो ठंडा होता है, और वापस लिक्विड हमारा बनने लगता है, लिक्विड वापस जाता है, और यहाँ से वेपर यानी भाप जो होती है उधर जाती है और लिक्विड हमारा वापस जाता है। इस तरह से हमारा जो थर्मल एनर्जी जो हीट जो होती है उसको कंट्रोल रखता है। इसकी परफॉर्मेंस लिमिट को बढ़ाने के लिए इसको बड़े साइज़ का लगाना पड़ता है, और ये बहुत सारा जगह गिरता है। इसको हम लोग रेडिएटर के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम को, उसमें इस तरह के प्रेशर जेट लगे होते हैं 3,
और एक मोटर होती है जो इनके फ्लो को आगे बढ़ाती रहती है। इसका यूज गेमिंग कंप्यूटर जो होते हैं जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं, तो उनमें किया जाता है। ये पंप होता है और ये 3 फैन लगे होते हैं जो यहाँ से पंप करता है, ये रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, फिर इधर आता है, और ये जो आप कोर देख रहे हैं ये हमारे CPU हीट सिंक से जुड़ा होता है और ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस तरह से हमारा पानी ठंडा होता रहता है लगातार। और यहाँ रेफ्रिजरेटर में एयर की वजह से पानी ठंडा होता है और पानी वापस यहाँ आता है। ये ज़्यादातर PC में यूज किया जाता है। देख लीजिए, ये हमारा जो है पंप है, इसमें ये गर्म पानी जो है मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, और जैसे जैसे वाइट होता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा और ठंडा पानी वापस हमारे पंप में आएगा, फिर गर्म पानी यहाँ से ऐसे जाएगा। इस तरह से हमारा हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी और रेफ्रिजरेटर उसको ठंडा करता रहेगा और हमारा एयर में मिलती रहेगी। जो पानी की जो कूलिंग क्षमता होती है वो हमारे एयर से कहीं ज़्यादा होती है। जो हमारा एयर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 1.01 जूल है और जो हमारी वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4.18 है। इस तरह से हमें वाटर का पंप ज़्यादा बेहतर लगता है। और जो हमारा ये वाटर कूलिंग सिस्टम होता है ये पूरी हीट को एकदम से ख़त्म कर देता है और इसको जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे इसका यूज करना ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा IGBT बैंक है। ये ट्रांजिस्टर का एक पूरा तगड़ा समूह है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का यूज किया गया है। इन पे इनकी ऑपरेटिंग में हाई एम्पियर्स का फ्लो होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। इनको ठंडा रखने के लिए बहुत ही बेहतर तरह के कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा हीट होता है वो। ये आप जो देख रहे हैं पाइप की तरह का जो ये गोल गोल, इसमें क्या है, इसमें वही सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। उसके अंदर जो भी मैंने दिखाया था उसके अंदर का जो सिस्टम है कुछ इस तरह से होता है। इसमें लाइनिंग होती है, पट्टियाँ, बड़ी बड़ी पट्टियाँ होती हैं, तो इनमें जो पानी निकलता है वो पानी यहाँ पे फंस जाता है, घूमता रहता है, फिर आगे घूमता रहता है, फिर आगे घूमता रहता है, और आगे जाते जाते लास्ट तक वो इतना हीटेड गर्म फ्लो जो होता है हो जाता है, इतना गर्म पानी हो जाता है कि वो बाहर हीट के रूप में बाहर जाता है और ठंडा होके वापस वहाँ से पंप में से ठंडा होके आता है घूम के, और फिर यहाँ से बस इस तरह से हमारा जो IGBT होता है, IGBT बैंक को ये ठंडा रखता है और हमारी जो हीट होती है ट्रांसफर होती रहती है। ये जो ऊंची ऊंची लाइन्स देख रहे हैं आप, इनको हम लोग बोलते हैं फिन्स। फिन्स जो होता है हीट को इंक्रीज करने से ट्रांसमिशन को जो होता है ट्रांसफ़र हीट एनर्जी का उसको बढ़ाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी, जितनी ज़्यादा सरफेस पे पानी टकराएगा उतनी ज़्यादा जल्दी पानी गर्म होगा। ये हमारा IGBT बैंक को ठंडा करने के लिए हमारा एक डिज़ाइन किया हुआ बेस्ट डिज़ाइनर ठंडा करने के लिए कूलर है। इसकी कैपेसिटी होती है 160 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रख सकती है उसको। इसके हिसाब से अगर हम डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव करें तो हम और बेहतर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग सिस्टम का। अगर हम इस तरह से जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, इन लाइनिंग की हेल्प से अगर हम और इसको अच्छे से बेहतर से चिपका पाएँ और इस पर एक पेस्ट का इस्तेमाल करें जो एल्युमिनियम सिंक को अच्छे से चिपका दे, तो हमें अच्छे से कूलिंग और मिलने लगते हैं, जो हमारे उन सिस्टमों से कहीं बेहतर होता है। इसका जो है 165 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन जो हमारा ये है इसका 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। डिज़ाइन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमने इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव किया हुआ है। ये बेस्ट डिज़ाइन है और ये हमारा इम्प्रूव डिज़ाइन है। इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। ये हमारा हीट ट्रांसफ़र फिंजे जो हैं इनको इस लंबाई के रूप से हटा करके हमें पॉइंटेड रखनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। इस तरह से डॉटेड रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे फिंजेज होते हैं जितनी ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि यहाँ से जो पानी का फोर्स चलेगा फिर यहाँ फंसा रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लास्ट में पतली वाली नली से आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, वहाँ तक जाने में उसको काफ़ी समय लगेगा। इस तरह से हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा हीट कर जाएगा, तो हमारे लास्ट का जो पेयर है ये ठंडा नहीं हो पाएगा। अब मैं 2-3 फुट तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारियाँ दे दी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि पूरे ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं। CFD कूलिंग सिस्टम जो थे हमारे, हमने सारे आपको बता दिए हैं। हमारा आज का टास्क जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।